हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। और इन 25 एमसीक्यू में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी करवा चुकी है। उन पेपर से भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड करे हैं। अब आपको ये देखना है कि यार किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से पेपर फंसेगा ना माने आप देख लेना और मुझे बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, ये बाहर से पूछा। ठीक है, चलिए साहब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट मैंने ली है थर्ड इस बार। ठीक है, यूनिट मैंने ली है बेटा इस बार थर्ड। इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है ओके सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाम तो बड़ा शानदार है सर, क्या काम बड़ा शानदार है। अबे आधे क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। अपने आप का मतलब आपने 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है भाई। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रखा, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रखा, नेनस इक्वेशन पढ़ रखी है, कोलराउस का नियम पढ़ रखा, तुल्यांकी चालकता पढ़ रखी है, विशिष्ट चालकता पढ़ रखी है, सेल स्थिरांक पढ़ रखा है। अजी सब कुछ आपने पढ़ रखा, तो बचा क्या है फिर? और उन्हीं से क्वेश्चन निकालेगा, पर थोड़े से घुमा के निकालेगा, थोड़े से घुमा के निकालेगा। और घुमा के कैसे निकालेगा वो देखो जरा। क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट अगर मैं लिखूं मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है बस थोड़ा सा घुमा के। ठीक है, और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा। जैसे पेपर में पूछा गया लैम्डा इन्फिनिट चेंज टू लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनायन कहलाती है भैया। ये समीकरण क्या कहलाती है? इस समीकरण का पर्सनल नाम क्या है? समझ गए होगे। अरे भैया ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है ना, ये कोलराउस की इक्वेशन है, इसके ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस ईयर। ठीक है, क्योंकि आने वाला भैया ये ऑप्शन में दे दूं, इसके ऑप्शन देने की जरूरत क्या है? जब आपको पता चलेगा कोलराउस का नियम है, लिख दो डायरेक्टली, ऑप्शन दे दूं। चलिए साथ में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोलराउस का नियम है हमारा ये। ठीक है, ऑप्शन लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है इससे आगे को। कोलराउस का नियम है, याद कर लो ठीक से। कोलराउस का नियम भैया ये पेपर में आ चुका है, कोलराउस का नियम है ये। ठीक है, टिक लगा देना इस पे, ए नंबर पे। कोलराउस का नियम ये पेपर में आ चुका है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड में उठा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मुझे ध्यान देना भैया, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो ऐसा मान लो सोने पे सुहागा। देखो जरा, तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है? मैं ऑप्शन दूंगा इस क्वेश्चन में। तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है? अरे बड़ा मजा आता है ना करने में। तुल्यांकी चालकता, ठीक है सर, तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? खाली मात्रक होता है भाई। अरे नहीं यार, तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मात्रक होता है, बताना है आपको। ठीक है, बताना है मेरे दोस्त इसका आंसर। पहला नंबर मैंने ले लिया ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, ईजी इनवर्स। इसका बी नंबर लिया है मैंने, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और खाली ईजी लिया है मैंने। सी नंबर लिया है, ठीक है, सी नंबर लिया है मैंने ओम इनवर्स और खाली सेंटीमीटर इनवर्स। और डी नंबर लिया है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जल्दी बताओ बेटे जरा कौन सा राइट आंसर होगा इसका। मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर इसका राइट है। जल्दी बताओ कौन सा आंसर राइट है। भैया पेपर में पूछा गया, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ठीक है, बताइए जल्दी बताइए इसे। तो इसका राइट आंसर पहला नंबर है, इसको याद कर लो ठीक से। आंधी डले तूफान डले पर ये क्वेश्चन ना टले, इसका पहला नंबर है। इसको सी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, साइमन क्या था मेरे पास? ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स ये सी नंबर है मेरे पास। ठीक है, ये बी नंबर, चलो इसको बी नंबर कर दिया मैंने, इसको सी नंबर कर दिया, इसको मैंने डी नंबर कर दिया। ठीक है, ओम इनवर्स और ये है मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स और ये है मेरे पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो बेटे पहला नंबर क्या है सर? राइट आंसर है मेरे पास ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और इजी इनवर्स। का मतलब ये होता है, यहाँ ये मतलब हुआ कि जो ये मेरे पास ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इजी का मतलब है यहाँ तुल्यांकी चालकता। क्या तुम्हारे पास यहाँ? तुल्यांकी चालकता। चलिए साहब आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा स्पेशल नंबर है बेटे, ध्यान देना है आपको। पिरवल विद्युत अपभट्टे के लिए एक नियम लागू होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। यानी कि पिरवल, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, पिरवल विद्युत अपभट्टे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये वाला। पिरवल विद्युत अपभट्टे के लिए नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? नियम लागू होता है। ओके 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 ओके, लागू होता है। जल्दी बताओ बेटे, मैं लिख रहा हूं देखो, पिरवल विद्युत अपभट्टे के लिए नियम लागू होता है। पहला नंबर है मेरे पास ओस्टवाल्ड का नियम, यानी कि ए नंबर है मेरे पास, ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है। पता नहीं सर, ओस्टवाल्ड का नियम, पता नहीं सर भैया लागू होता नहीं होता।
बी नंबर कोलराउस का नियम है भाई, कोलराउस का नियम बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है यार, कोलराउस का नियम है भैया। चलिए साहब आगे देखते हैं, ए बी और मेरे पास सी नंबर है मेरे पास डिवाई हकल का नियम, डिवाई हकल का नियम लागू होता है। अच्छा पता नहीं सर। डी नंबर मेरे पास हेस का नियम लागू होता है। जल्दी बताओ बेटे, जल्दी बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। अब आपके दिमाग की बात है कि भाई पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए कौन सा नियम लागू होता है। देखो मैं बता दूंगा इस चीज के बारे में। तो पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए हमेशा लागू होता है डिवाई हकल का नियम। इसको दिमाग में फंसा लो कि डिवाई हकल का नियम लागू होता है किसके लिए, पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए, या पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है डिवाई हकल का नियम। ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए। ठीक है बेटा, दुर्बल यानी कि कमजोर बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं भैया, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए नियम लागू होता है, नियम लागू होता है। ठीक है, नियम लागू होता है। अच्छा बेटे कौन सा नियम लागू होता है दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए, कौन सा नियम लागू होता है। पहला नंबर में दे रहा हूं ओस्टवाल्ड का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कोलराउस का नियम। चलो बेटे लाइन पे ध्यान देना, कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम। ओके सर, ओके कोलराउस का नियम है ना। तो ओस्टवाल्ड का नियम, कोलराउस का नियम। नंबर बी नंबर है मेरे पास, वही मैं लूंगा ऑप्शन, ज़्यादा बदलाव करूंगा नहीं। डिवाई हकल का नियम, जल्दी बताओ बेटा, डिवाई हकल का नियम। ओके सर। और मेरे पास जो है सी नंबर है मेरे पास। डी नंबर में लेने वाला हूं मेरे दोस्त, डी नंबर में लेने वाला हूं हेस का नियम। चलो मैं फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, हेस का नियम। जल्दी बताओ बेटे राइट आंसर कौन सा होगा। देखो हेस का नियम तो विफल है क्योंकि वो तो हीट के लिए लागू होता है, पहले चैप्टर का है। लेकिन यहाँ पे देखो कि दुर्बल, आपने देख लिया कि पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए मेरे पास कौन सा रूल लागू हुआ है। पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए मेरे पास कोलराउस का नियम नहीं लागू हुआ, कौन सा हुआ, डिवाई हकल का नियम लागू हुआ। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड का जो नियम है वो भैया दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है। ध्यान देना, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए नियम लागू होता है कौन सा, ओस्टवाल्ड का नियम। ठीक है, ओस्टवाल्ड का नियम क्या होता है बेटे, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है। इस नियम को याद कर लो, ठीक से कर लोगे ना पक्का, मुझे पूरी उम्मीद है आप याद कर लोगे क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। चारों के चारों क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ यानी कि अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पेपर जो आया इस बार का। चलिए साहब आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डरना नहीं है, घबराना नहीं है और सोचो कि अब 5वां क्वेश्चन हमारा कौन सा आने वाला है। 5वां क्वेश्चन में लूंगा। ठीक है, ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है। देखो मैं इसको बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ओस्टवाल्ड का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम ठीक है लागू होता है। यहां पे टा भी बना सकते हो, डा की जगह किसी किसी बुक में टा बना हुआ होता है, ओस्टवाल्ड टा भी बना हुआ होता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है, समझ जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जरा बेटे, ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है या पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए। विद्युत अपभट्टे लिखा हुआ है, ठीक है। और बी नंबर मेरे पास पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है, पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है। या मेरे पास सी नंबर दुर्बल पिरबल एंड द, बहुत बढ़िया, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए, पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए, ए एंड बी दोनों के लिए, ए एंड बी दोनों के लिए लागू होता है। या मेरे पास ए बी सी डी, डी मेरे पास इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा, इनमें से कोई नहीं। बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन मेरे पास राइट है, जल्दी बताओ, देख के सोचो, दिमाग का यूज करें आप बढ़िया करके। तो कौन सा होगा बेटे, ओस्टवाल्ड का जो नियम होगा वो दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होता है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों कैसे हमारे सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ध्यान देना है आप। ठीक है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए नियम लागू होता है ओस्टवाल्ड का नियम। ओस्टवाल्ड का नियम किसके लिए लागू होता है, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कौन, क्वेश्चन नंबर 6 ओन सागर, ध्यान देना बेटे लाइन पे, ओन सागर समीकरण, ओन सागर समीकरण लागू होती है, लागू होती है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, लागू होती है। तो ये जो है ना मेरे पास डिवाई हकल ओन सागर इक्वेशन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन मैंने दिया है दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होती है, मुझे पता नहीं है, आपको खुद बताना है। बी नंबर पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होती है मेरे दोस्त, मुझे पता नहीं है, आपको खुद बताना है। अच्छा ए बी सी, क्या मेरे पास
ए तथा बी के लिए लागू होनी है, पता नहीं सर, के लिए, ए तथा बी के लिए क्या लागू होनी है, पता नहीं सर। अच्छा बेटा डी नंबर में ले रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए जरा फास्टली। बेटा इसमें से एक ही आंसर है, ओन सागर समीकरण लागू होती है किसके लिए, हमेशा पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए, पता होना चाहिए, डिवाई हकल ओन सागर समीकरण। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे। अब इनमें से कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में फंस गए आपके, इसको याद कर लो ठीक से। तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है, ये पेपर में फंस गया आपका, ठीक है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, चाहे वो पिरबल वाला पूछ ले या दुर्बल वाला पूछ ले, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए साहब एक चीज और है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो आपसे पूछ सकता है कि यार ओन सागर समीकरण है, ओन सागर समीकरण है। अब भैया बताना है आपको कि ओन सागर समीकरण कौन सी है। चलिए जो घुमा के देगा क्वेश्चन आपसे, लैम्डा इन्फिनिटिव आर इक्वल टू लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनायन। बी नंबर इसका मैं दूंगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा माइनस के ए प्लस बी, ठीक है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा और अपोन में रूट सी, इसका मैं सी नंबर दूंगा, इसका मैं सी नंबर देने वाला हूं बेटा आपको, लैम्डा भी, ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस ए प्लस लैम्डा, अरे भैया बी लिखा जाए यार, लैम्डा इन्फिनिटिव और रूट सी, और बी नंबर है, और डी नंबर में दूंगा ये सभी। जल्दी बताओ बेटे कौन सा राइट आंसर है, इसमें से एक राइट आंसर होगा, मुझे पता नहीं है, आपको बताना है कौन सा सर राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, ओन सागर इक्वेशन रट लो, दिमाग में फांस लो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाला। जल्दी बताओ, ओन सागर इक्वेशन मतलब डिवाई हकल ओन सागर इक्वेशन किसके लिए लागू होती है, पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए लागू होती है। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारा, जल्दी बताओ। तो इसका सी नंबर क्या बेटे मेरे पास राइट आंसर है, ठीक है, इसका सी नंबर क्या है मेरे पास राइट आंसर है। बढ़िया करके इस क्वेश्चन को दिमाग में फांस लो। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 7। चलिए साहब एक क्वेश्चन में छोटा सा और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर में 8 ले रहा हूं। एक होता है मेरे पास धनायन, देखो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया, तथा एक होता है मेरे पास ऋणायन। धनायन तथा ऋणायन के अभिगमनांकों, अभिगमनांक मतलब समझ तो ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांकों, ठीक है, यानी कि धनायन तथा ऋणायन के अधिगमनांकों, धनायन तथा ऋणायन के अभिगमनांकों, ठीक है सर, का योग होता है, मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन लिया, बहुत जरूरी है यार भैया, यानी कि t प्लस t माइनस आर इक्वल टू कितना होता है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर सर मेरे पास होगा 0 होता है। अरे सर -1 होता है मेरे पास, सी नंबर +1 होता है, और डी नंबर मेरे पास कुछ नहीं होता। तो धनायन तथा ऋणायन के अभिगमनांकों का योग होता है 0 -1 +1, डी बराबर कुछ नहीं होता है। अरे कुछ क्या नहीं होता है भैया, लिख दूं, यानी कि इज लेस देन 0 होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। चलिए मैं इस ऑप्शन को हटा के मैं लिख दे रहा हूँ ये सभी ऑप्शन में। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा आपका हमारे पास, एक बार दिमाग लगा लो। आपने पढ़ रखा t प्लस t माइनस आर इक्वल टू 1, अगर थ्योरी पढ़ी है तो, क्योंकि थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है यार। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है ना तो आपसे कोई क्वेश्चन एमसीक्यू का छूटेगा नहीं। तो धनायन तथा ऋणायन के अभिगमनांकों का योग होता है कितना बेटे, +1 होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कितना होता है, +1 होता है, इसको याद कर लो ठीक से, ठीक है। चलिए साहब आगे देखता हूँ, हटाओ मैं इसको, कर दूं मैं इसको इरेज, यार यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करूँगा इरेज। चलिए साहब होगा यहाँ तक 8 क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन है। अच्छा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, मुझे बताओ कि यार सर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं। वैसे तो नहीं लग रहा होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए ना सबके सब, तो गारंटी है यार पेपर में आप यही क्वेश्चन आने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन पर आप टिक लगाओगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 से 12 आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन लिए हैं, और इन 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके, पर आपको एक बार बढ़िया करके इनको रिपीट करते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अरे एक बार दिमाग में फंसा लो कि यार पिरबल विद्युत अपभट्टे के लिए ये नियम लागू होता है, दुर्बल विद्युत अपभट्टे के लिए ये नियम लागू होता है, इनका योग 1 होता है, इनका ऐसा होता है, इनका वैसा होता है, ठीक है। चलो साहब देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए हैं, 9वां क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन मेरे पास है सही संबंध है। चलिए साहब सही संबंध है, ओके सही संबंध है। सही संबंध कौन सा है बताना है मुझे। इसका ए नंबर मैंने लिया है t प्लस है बेटे, ये प्लस t माइनस आर इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटे 1। बी नंबर है मेरे पास t प्लस t माइनस आर इक्वल टू मेरे पास कितना है 1, ठीक है। बी नंबर है मेरे पास t प्लस
प्लस टी माइनस इक्वल टू 0, और सी नंबर है मेरे पास, यानी कि बी नंबर हो गया है, सी नंबर है मेरे पास, डी नंबर है मेरे पास, ओके ओके ओके, टी प्लस प्लस टी माइनस इज लेस देन टू 0। जल्दी बताओ बेटे इसका राइट आंसर कौन सा? तो मैंने बता दिया, ये क्या है, धनायन का अभिगमनांक है और ये क्या, ऋणायन का अभिगमनांक है, और इन सबका योग कितना होता है बेटे? 1 होता है। दोनों का योग कितना होता है मेरे पास? 1 होता है। इसका राइट आंसर मेरे पास कितना है? 1 है। क्या क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था? अरे बताओ जरा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट था? अच्छा ये बताओ, आयनिक गतिशीलता की मात्रक क्या होता है? पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, आयनिक गतिशीलता का मात्रक क्या होता है? मुझे नहीं पता, आप बताओगे आज, आप दिमाग लगाओ। आयनिक गतिशीलता का मात्रक, आयनिक गतिशीलता का मात्रक, आयनिक गतिशीलता, अरे यार आयनिक गतिशीलता, आणविक गतिशीलता, ठीक है, तुल्यांकी गतिशीलता, अरे यार ये सब अलग अलग होते हैं, इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। मोलर गतिशीलता है भाई, अरे सब में कंफ्यूजन रहती है ना, रहती तो है यार। आयनिक गतिशीलता का मात्रक है, जल्दी बताओ बेटा आयनिक गतिशीलता का मात्रक क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटा जरा। ए नंबर है मेरे पास इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके सर। बी नंबर है इसका, ध्यान देना बेटे ऑप्शन पे, सेंटीमीटर सेकेंड v स्क्वायर। चलो आज तुम्हें मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कभी आपने देखा ना हो, ओके ओके ओके। सेंटीमीटर पर सेकंड वॉल्यूम, और डी नंबर है मेरे पास वॉल्यूम अपॉन सेंटीमीटर सेकंड। इसका राइट आंसर जल्दी बताओ बेटे, सोचो। तो इसका राइट आंसर मेरे पास कौन सा है? यहाँ पे सी नंबर करो, इज राइट आंसर मेरे पास कौन सा? सी। आयनिक गतिशीलता का मात्रक कितना होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड वॉल्यूम होता है। ठीक से याद कर लो, और इस जो ये मेरे पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन को दिमाग में फंसा के जाओ कि यार आयनिक गतिशीलता का मात्रक क्या होता है? तो एक ही राइट आंसर है, सेंटीमीटर पर सेकंड वॉल्यूम। ओके डन। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास कौन सा होने वाला है मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आपने पढ़ा है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, पढ़ा है ना ये? अरे सर पढ़ा है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है, तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ठीक है, तनुता नियम लागू होता है, यानी कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है, ऐसे बोल दिया मैंने। ए ऑप्शन मेरे पास है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू भी इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटे? के, ठीक है। बी नंबर है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू भी बराबर मेरे पास कितना हो गया मेरे दोस्त? मेरे पास हो गया के। अच्छा सी नंबर ले लूँ मैं इसका? हाँ सर ले लो। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू भी स्क्वायर बराबर मेरे पास के। अच्छा डी नंबर में एक ऑप्शन और ले रहा हूँ, भी स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर कितना क्या मेरे पास के। बताओ जरा, आपने अगर पढ़ रखा होगा ना ओस्टवाल्ड का तनुता नियम तो 100% श्योर क्या आप बता दोगे? तो मेरे पास राइट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू भी बराबर के। ये क्या है? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है, जो कि दुर्बल विद्युत भट्टे के लिए लागू होता है। पीछे मैंने खाली ओस्टवाल्ड का नियम बोला था, वहां पे ओस्टवाल्ड का तनुता नियम भी आया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन पेपर जो है उसमें ऐसे करके पूछा गया, ठीक है। चलिए साहब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा क्वेश्चन है, बस बता देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। अच्छा तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है? विशिष्ट चालकता को शो करता हूं मैं कप्पा से, जिसको हम के से दर्शाते हैं, के टाइप का होता है कप्पा। तो तुल्यांकी चालकता, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये समझ जाओगे इस चीज को। तुल्यांकी चालकता, ठीक है सर, तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता, तथा विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध है, में संबंध होता है। जल्दी बताओ बेटे क्या संबंध होता है? चलिए साहब मैं ऑप्शन देता हूं। तुल्यांकी चालकता मेरे पास लैम्डा भी होगी, बराबर होगा कप्पा गुणा वॉल्यूम। ये वोल्टेज मत समझना इसको बेटे, वॉल्यूम होता है ये ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास है लैम्डा भी इक्वल टू लैम्डा कप्पा अपॉन भी, कप्पा अपॉन भी। अब लैम्डा सी जो है मेरे पास मेरे दोस्त, लैम्डा भी इक्वल टू है लैम्डा एम गुणा कप्पा, ठीक है। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटे, ये दिख रहा है ना इनमें से कोई नहीं? हाँ दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा? पहला वाला आंसर हमारा क्या बेटा? राइट है, ठीक है। ये याद कर लो ठीक से कि तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता में सही संबंध है लैम्डा वी इक्वल टू कप्पा गुणा वी। और लैम्डा वी से शो करते हैं हम तुल्यांकी चालकता को, लैम्डा एम से शो करते हैं मोलर चालकता को या आणविक चालकता को, ठीक है। और लैम्डा इन्फिनिटी से शो करता है अनंत अनुता पर मोलर चालकता को। अरे बहुत सारी चीजें आती हैं, इनको शो करने का तरीका देखो, चैप्टर पढ़ो बढ़िया करके, यूनिट पढ़ो बढ़िया करके, तब समझ में आने वाला है ये चीजें। चलिए साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसको तो तुम रट लो, रट्टा मार लो, दिमाग में फांस लो कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम होता है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू भी। आयनिक गतिशीलता का मात्रक 100% पेपर में पूछ लेता है, बहुत जरूरी है,
ठीक है। चलिए साहब, यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 12 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 12 की जगह मैं क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूँ। 13वां क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे 13वां क्वेश्चन मेरे पास है, जरा थोड़ा दिमाग लगाना एक बार। लिथियम प्लस आयन, ठीक है, लिथियम प्लस आयन की जो चालकता होती है ना, लिथियम प्लस आयन की जो चालकता होती है वो सीजियम प्लस आयन से कैसी होती है? से कम होती है, कम होती है। इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है, कम होती है। अच्छा सर, लिथियम प्लस आयन की चालकता सीजियम प्लस से कम होती है, क्यों कम होती है? इसका पहला नंबर है कि लिथियम का आकार छोटा होता है, क्या ये नंबर है? भैया बी नंबर है, सीजियम का आकार बड़ा होता है, सीजियम का आकार बड़ा होता है, सीजियम का आकार बड़ा होता है। भैया क्या ये ऑप्शन हमारा राइट है, बड़ा होता है भाई? अच्छा, इसका सी नंबर है मेरे पास, सी नंबर है, आयनिक द्रव्यमान कम होता है। किसका? लिथियम का आयनिक द्रव्यमान कम होता है। लिथियम का आयनिक द्रव्यमान कैसा होता है बेटे? द्रव्यमान कम होता है, कम होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ होता है। और डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी राइट आंसर बताओ, इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखो, आपको राइट ऑप्शन में बताऊं कौन सा लग रहा होगा मेरे दोस्त? आपको लग रहा होगा इसका राइट ऑप्शन ये वाला कि लिथियम का जो आकार होता है वो सर छोटा होता है सीजियम से, क्योंकि सीजियम तो बहुत बड़ा नहीं होता है। इसका एक ही राइट आंसर है मेरे पास, लिथियम का जो आयनिक द्रव्यमान है बेटे वो कम होता है। कितना होता है? लिथियम का आयनिक द्रव्यमान कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 आ गया है। 14 क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ये पेपर में आ चुका है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है ये। और 14 क्वेश्चन मेरे दोस्त कौन सा होना चाहिए यार? 14 क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन होना है, 14 क्वेश्चन आ गए इतनी जल्दी यार हैं? 14 क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है? हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए साहब, हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम है, हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम है। जल्दी बताओ बेटे जरा, हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम है। पहला ऑप्शन है, ए नंबर है मेरे पास आयनीकरण, आयनीकरण, यहाँ से आयनीकरण होना चाहिए था इसका ऑप्शन। बी नंबर है मेरे पास साबुनीकरण, बी नंबर कौन सा है बेटे? साबुनीकरण। और सी नंबर जो है ना मेरे पास वो है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ठीक है सर, उदासीनीकरण। और मेरे पास ए बी सी, और मेरे पास डी नंबर है किण्वन। जल्दी बताओ बेटे इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा मेरे पास? आयनीकरण, उदासीनीकरण या साबुनीकरण? तो राइट आंसर कौन सा है मेरे पास? उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम है, तो हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम होता है कितना? उदासीनीकरण। ठीक है, क्या होता है बेटे? उदासीनीकरण क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम होता है। दिमाग में फांस लो इस क्वेश्चन को, फंस गया होगा आप लोगों के। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उदासीनीकरण क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का व्युत्क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 15 ले रहा हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, अरे बताओ, विलयन को तनु करने पर तुल्यांक की चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन मैं अपने पास ले जाऊँ, ये दिनेश के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है कि विलयन को तनु करने पर तुल्यांक की चालकता पर प्रभाव पड़ेगा। तुल्यांक की चालकता बढ़ेगी। देखो विलयन को अगर आप तनु करोगे ना तो आयनिक चालकता हो, तुल्यांक की चालकता हो, आणविक चालकता हो, सब बढ़ती हैं, लेकिन एक चालकता घटती है जिसका नाम है विशिष्ट चालकता। 4 पॉइंट दिमाग में फासला बढ़िया करके कि अगर विलयन को मैं तनुता यानी कि विलयन की तनुता बढ़ाऊंगा तो आयनिक चालकता, तुल्यांक की चालकता और आयनिक चालकता, तुल्यांक की चालकता, आयनिक गतिशीलता, मोलर चालकता, ये सब की सब क्या होती हैं बेटे? बढ़ती हैं, लेकिन विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। यानी कि विलयन को तनु करने पर, विलयन को क्या करने पर? विलयन को तनु करने पर। ओके सर, विलयन को तनु करने पर। ठीक है सर, विलयन को तनु करने पर। ठीक है, विलयन को तनु करने पर भैया, विलयन को तनु करने पर। ठीक है, तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता क्या होती है? तुल्यांक की चालकता पहला नंबर है मेरे पास बढ़ती है। ठीक है सर, दूसरा नंबर मेरे पास है घटती है, बढ़ती है। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? घटती है। और इसका सी नंबर है मेरे पास अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ए बी सी और डी नंबर है मेरे पास, डी नंबर है मेरे पास। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटे,
तो एक ही ऑप्शन है राइट, कोई नहीं। तो बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, बढ़ती है। ठीक है, याद कर लो ठीक से कि बिलियन को तनु करने पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है मेरे पास, बढ़ती है। एक चीज और है, अगर मैंने बिलियन को तनु करा, चलो एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, क्योंकि ये बीएससी लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिलियन को तनु करने पर, बिलियन को दिख रहा है ना बोर्ड पे आपको, ये बिलियन को तनु करने पर, ठीक है, बिलियन को तनु करने पर, ठीक है, ठीक है, बिलियन को तनु करने पर, ठीक है, आयन का अभिगमनांक, आयन का अभिगमनांक, ठीक है, बिलियन को तनु करने पर आयन का अभिगमनांक, अभिगमनांक किसे कहते हो आप, अभिगमनांक, ठीक है, यानी कि बिलियन को तनु करने पर आयन का अभिगमनांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। तो अभिगमनांक होता है कि कोई भी आयन, देखो बिलियन अगर है तो बिलियन में विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है, और तारों में विद्युत धारा आवेश के कारण प्रवाहित होती है नहीं होती है। तो अगर बिलियन में आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको यह पता करना है कि कौन सा आयन कितनी विद्युत धारा लेकर जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। और इसको निकालने का एक मेथड आता है, हिटार्ड मेथड आता है, पढ़ा होगा आपने हिटार्ड मेथड, एक आता है तुम्हारे पास मूविंग बाउंड्री मेथड। तो दो मेथड से हम ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। वो कह रहे पढ़ो यार, थ्योरी पढ़ो, मजा आता पढ़ने में। तो पहला नंबर बेटे मेरे पास अभिगमनांक क्या होता है बेटे, बढ़ता है, बी नंबर मेरे पास घटता है, और सी नंबर मेरे पास घटता है, और सी नंबर मेरे पास स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है, और ए बी सी स्थिर रहता है, और डी नंबर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे मैंने सोच में लिखा इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। तो बेटा स्थिर रहता, ठीक है, बिलियन को तनु करो, गाढ़ा करो, साला कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जिस आयन को जितनी विद्युत धारा लेकर जानी है वो उतनी लेकर जाएगा। कुछ भी करते रहो आप, कुछ भी करते रहो, कुछ भी तनु करो, सांद्र करो, कुछ भी करो, जिस आयन को जितनी विद्युत धारा लेकर जानी है, जिसने दिमाग में फांस लिया कि मुझे इतना करना है, तो वो उतनी लेकर जाएगा। उससे आगे उसके बस की बात नहीं है। जबरदस्ती करोगे ना, ले जा बेटा ले जा, तो मैंने लेकर जाएगा, रेडा में ले जा, वही वाला हिसाब होता है, वो सेम टू सेम, ठीक है। तो बिलियन को तनु करने पर आयन का अभिगमनांक क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है, कोई चेंज नहीं होता। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 16 यार 16 क्वेश्चन मेरे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास हो गए। क्या क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको? अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे बताओ भाई सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद और देखते हैं थोड़े क्वेश्चन। इसको जो है, चलिए साहब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 16। अब 5-6 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है। दो बेटे क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देना है आपको। देखो आपको पता होना चाहिए कि किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिगमनांक, होता है। बताना जरा मुझे, किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। 12th वाला आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है, सारे जो बीएससी लेवल का उसमें से पूछेगा। किसी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभिगमनांक। आपने 12th में पढ़ा ही नहीं है अभिगमनांक। तो किसी आयन का अभिगमनांक, ठीक है, होता है। पहला नंबर है मेरे पास, चलो मैं दे रहा हूँ होता है। अब किसी आयन का अभिगमनांक होता है, पहला नंबर है मेरे पास ए नंबर, भैया धनात्मक होता है। बताना है आपको क्या ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है, या बी नंबर मेरे पास धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। बताओ जल्दी फास्ट बेटे मुझे। या सी नंबर मेरे पास, सी नंबर ये है, और डी नंबर है मेरे पास है इनमें से कोई नहीं, 0 होता है। जल्दी बताओ बेटे, किसी आयन का अभिगमनांक होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक या 0। तो ध्यान देना बेटे, किसी आयन का जो अभिगमनांक होता है वो हमेशा कितना होता है, धनात्मक होता है। इस पॉइंट को याद कर लो, ठीक है। अभिगमनांक कितना होता है, धनात्मक होता है। इस ऑप्शन को मैं हटा के ना इनमें से कोई नहीं लिखूंगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओके ओके ओके। तो मेरे पास जो राइट आंसर मुझे मिला वो मुझे मिला कि किसी आयन का जो अभिगमनांक होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। इस बात को दिमाग में फांस लो बढ़िया करके। समझ में आया कुछ? चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण निर्भर करता है। जल्दी बताओ बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में आ चुका है। इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण निर्भर करता है। ओके, मैग्नीट्यूड परिमाण निर्भर करता है। जल्दी बताओ बेटे, निर्भर करता है किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई? अरे सर मुझे नहीं पता किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन दो तो जाने तो बताएंगे हैं भाई। अरे ऐसे दिमाग में ना फंस जाते तुम्हारे। ए नंबर है मेरे पास दाब पर, बी नंबर है मेरे पास ताप पर, ठीक है, और सी नंबर है मेरे पास श्यानता पर, श्यानता,
और डी नंबर है मेरे पास घनत्व। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा है। तो दो तो हमारे फेल हो गए। ध्यान था घनत्व तो किसी कीमत पे नहीं होगा, दाब बचा, दाब पे डायरेक्टली डिपेंड करता नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण दाब पे डिपेंड करता है, पर सीधे तौर पे दाब पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन भैया ताप पे डिपेंड करता है, ताप की परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान परिमाण जो होता है वो ताप पे डिपेंड करता है। चलिए साहब आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन मेरे पास है मानक, ठीक है सर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं हम सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके सर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है। जल्दी बताओ बेटे, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है। तो मेरे पास ए नंबर कौन सा होगा? अरे भैया मानक इलेक्ट्रोड की 0 होगा, प्लस मेरे पास धनात्मक होगा, ठीक है। मेरे पास जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है 0, ठीक है, प्लस 1.1 वोल्ट, सी नंबर प्लस -3.04 वोल्ट, और डी नंबर मेरे पास है, डी नंबर है मेरे पास माइनस के 2 यानी कि प्लस के 2.2। जल्दी बताओ बेटे कितनी होगी? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी धातुएं रखी जाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जितनी भी धातुएं रखी जाती हैं सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव होते हैं, और जितनी धातुएं नीचे रखी जाती हैं सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं हाइड्रोजन से, और इसके नीचे धातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। इस लाइन पर ध्यान देना आप, ठीक से। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 20 में मैं लेने वाला हूँ, और क्वेश्चन नंबर 20 में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताओ बेटे कि जल के आयनिक गुणनफल की इकाई क्या होती है? जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक, जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक, जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है। चलो मैं ऑप्शन दूंगा तुम्हें करने के लिए। ऑप्शन मेरे पास है बेटे, ऑप्शन में तुम्हें दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, कभी सोचो कि यार मैं ऑप्शन ना दूंगा तुम्हें, ऑप्शन जरूर दूंगा मैं इसमें, ठीक है। चलो साहब पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ इसका, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। बी नंबर है मेरे पास, ठीक है, मोल है बेटा, ये मीटर नहीं है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, फिर मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर, और डी नंबर सी नंबर है मेरे पास मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स, और डी नंबर है मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ बेटे कौन सा राइट आंसर है इसमें से? अब यार 4 ऑप्शन है, चारों के चारों आपको अच्छे लग रहे होंगे। जिसने ना पढ़ा है तो जरा एक बार दिमाग में फंसा लो अपने, फंसाओ। किसी ने दिमाग में ये फंसाया होगा, किसी ने दिमाग में ये वाला, किसी ने दिमाग में ये वाला, और इसका राइट आंसर कौन सा है मेरे पास? ये वाला, ठीक है। तो मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है इसका राइट आंसर होता है? बढ़िया करके समझ लो इस चीज को, क्योंकि इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक होता है, कितना होता है बेटे? मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। अब बताओ जरा यार, मैं 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो चुके हैं, और इन क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा? नहीं लगा ना। और सही कह रहा हूँ कि अगर आप इसको मॉडल से पढ़ते ना तो भूल जाते आप, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मॉडल उठाकर देख लो आप, पता नहीं चलेगा। 100-150 क्वेश्चन दे रखे होंगे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस सब पे ये वाला सही है, इसका ये वाला सही है, इसका ये वाला सही है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चन को बढ़िया करके याद कर लो, समझ लो, दिमाग में फांस लो, ठीक है। चलो साहब मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 हो गए मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास हो गए। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 21 में ले लो मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा, आ तो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे पास। ध्यान देना बेटे, मेरे पास HCl है, HCl के 1 गुणा 10 की घात -7 m जलीय विलयन मोलरता होता है बेटे। ये जलीय विलयन का pH मान है, जलीय विलयन का pH मान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं A नंबर ले रहा हूँ, ध्यान देना बेटे, pH मान है, इसका मैं A नंबर ले रहा हूँ। ये रट लो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका A नंबर ले रहा हूँ मैं 0 है, B नंबर में ले रहा हूँ 7 है, और D नंबर में ले रहा हूँ 7 से कम है। 7 से कैसा है मेरे पास? कम है। और D नंबर ले रहा हूँ मैं 7 से अधिक है, D नंबर ले रहा हूँ मैं 7 से अधिक है। जल्दी बताओ बेटे राइट आंसर कौन सा होगा इसका? 7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, या 7 से अधिक होगा? तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार, करवा दूं उसको आंसर को? यार नहीं करवा रहा हूं मैं, डायरेक्टली इसका आंसर होगा मेरे पास 7 से कम। इसमें का कोई भी क्वेश्चन अगर दिखाई दे समझ जाना 7 से कम होगा, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन मैंने उठा के ले लिया, ठीक है, क्योंकि हम जोड़ेंगे ऐसे करके 1 गुणा 10 की घात -7 प्लस 10 की घात -7, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 की घात -7 कॉमन ले लो, 2 बचेगा मेरे पास, 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर pH का मान लगाओगे, इसमें pH बराबर होता है माइनस के लोग H+, जल्दी निपटा दे रहे हो सूचक में, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के लोग H+ का मान होता है 2 गुणा 10 की घात -7 में दे रखा, फॉर्मूला लगा दो, माइनस के लोग 10 to
ठीक है, प्लस के log 10 माइनस के 7 10 टू द पावर माइनस के 7 ऐसा करके होता है ये। तो बेटा ये ब्रैकेट बंद करो, तो माइनस के log मेरे पास इसका मान होता है कितना, मेरे पास माइनस के 0.30 होता है, प्लस का इसका मान आ जाएगा आगे को माइनस के साथ, इसका मान 1 होता है, माइनस का कर लो माइनस 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 प्लस 0.30 प्लस के साथ। अब जब 7 में से 0.30 घटाओगे ना मेरे दोस्त, तो कितना आंसर आ जाएगा जल्दी बताइए, सोचो जरा दिमाग लगाओ, 7 से कम आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 7 से कम होता। ठीक है, मैंने इसको प्रूव करवा दिया। ठीक है, चलो साहब मैं आगे हटाता हूँ इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। चलिए साहब मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 22 में लेता हूँ। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। बिलियन, ठीक है, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर ए नंबर ले रहा हूं, तुल्यांक की चालकता बढ़ती है, तुल्यांक की चालकता बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, बढ़ती है। इसका बी नंबर है, मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, ओके सर। सी नंबर ले रहा हूं मैं इसका, विशिष्ट चालकता घटती है, विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक है, और मेरे पास डी नंबर है, ये सभी, जल्दी बताओ बेटे, या उपर्युक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा, सब सही है, सब सही है। तनुता जब बढ़ाओगे तो तुल्यांक चालकता बढ़ेगी, मोलर चालकता बढ़ेगी, लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होगी, घटेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी नंबर इज अ राइट आंसर। लगाओ जल्दी, आप भी ठोको जल्दी फटाफट, जैसे डी नंबर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आ गया मैं, क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे दोस्त आ गया मैं। जल्दी बताओ सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, जल्दी से। सेल स्थिरांक का मात्रक होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते नहीं है, पर मैंने ले लिया कि पूछ सकता है। सेल स्थिरांक का मात्रक है, जल्दी 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 जल्दी। सेल स्थिरांक का मात्रक कौन सा होगा, एक ऑप्शन में दे रहा हूं आपको मीटर इनवर्स, बी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, मीटर इनवर्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, और डी नंबर में आपको दे रहा हूं, डी नंबर में आपको दे रहा हूं कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। जल्दी बताओ इसे लंबा से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, अगर इस मीटर की जगह ना मैं सेंटीमीटर कर दूं तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, इधर राइट आंसर है मेरे पास बेटे। सेंटीमीटर इनवर्स क्या है मेरे पास, राइट आंसर है। इस पर दिमाग लगाओ, टिक लगाओ बढ़िया करके, और ऐसे क्वेश्चनों को समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, पेपर में आते हैं। चलिए साहब एक क्वेश्चन मैं और लिखवा दूं आपको, जो कि बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साहब मैं शुरू करवा देता हूं। चलिए साहब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास आ जाता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। जल्दी बताओ बेटे, ए नंबर कितना है मेरे पास, विशिष्ट चालकता की इकाई है। सर कौन सी इकाई होगी यार, साइमन सेंटीमीटर की घात -2, और बी नंबर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी नंबर है मेरे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और डी नंबर है मेरे पास ओम इनवर्स, और भैया मेरे पास सेंटीमीटर। जल्दी बता बेटा कौन सा राइट आंसर इसका सवाल का। तो इधर राइट आंसर मेरे पास कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसको इन्वर्स कर लियो और इसको -2 कर लियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। घबराना मत। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास क्वेश्चन हो गए बेटे इस समय 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रह गया, चलो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, या लिखवा दूँ वाला क्वेश्चन भी है भैया, एक क्वेश्चन और बच रहा है यार हमारा, लिखवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो गया यार, बोले 25 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने कुल 24 क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए साहब एक क्वेश्चन मैं और कहाँ ले लूँ, एक क्वेश्चन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चलिए साहब आ जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ जाएगा। मैं क्वेश्चन जबरदस्ती लिख रहा हूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 है। दुर्बल विद्युत अपभट्टे है, दुर्बल विद्युत अपभट्टे। जल्दी बताओ बेटे दुर्बल विद्युत अपभट्टे कौन सा, दुर्बल विद्युत अपभट्टे है, आ जाएगा ऑप्शन में आगे दे रहा हूँ। इसका ए नंबर है NaCl। ठीक है, इसका बी नंबर है, इसका बी नंबर दे रहा हूँ मैं NH4OH। चलिए साहब इसका सी नंबर है HCl, उसका डी नंबर है BaCl2। जल्दी बताओ बेटे दुर्बल विद्युत अपभट्टे कौन सा, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा मेरे पास। तो दुर्बल विद्युत अपभट्टे होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CH3COOH हो गया, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है प्रबल विद्युत अपभट्टे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना अगर आगे पेपर में, तो घबराना मत। तो NaCl प्रबल विद्युत अपभट्टे होता है, और CH3COOH दुर्बल विद्युत अपभट्टे होता है, NH4OH भी क्या होता है हमारा, दुर्बल विद्युत अपभट्टे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करो बढ़िया करके। ठीक है, और यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, और जब आपका पेपर आएगा ना तो देख लेना यही क्वेश्चन सारे आपको पेपर में मिलेंगे। चलिए साहब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।